अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। हैपनिंग से भरपूर दिन था आज का, और अगर हम बात करें बड़ी डेवलपमेंट्स हुई हैं। आज हुकूमत की ने जो है 172 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं। साबिक़ सदर आसिफ अली जरदारी का नाम है, बिलावल भुट्टो जरदारी का नाम है, मलिक रियाज का नाम है, मुराद अली शाह का नाम है, और साबिक़ वज़ीर आला सिंध कायम अली शाह का नाम भी इसमें शामिल है। उस पर हम आपने देखा कि जो हुकूमती नुमाइंदे थे उन्होंने गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब GIT रिपोर्ट आने के बाद जो सिंध हुकूमत है उसका हुकूमत करने का कोई जवाज़ नहीं बनता। साथ ही साथ मुराद अली शाह के इस्तीफ़े का मुतालबा भी कर दिया, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल सामने आया। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि मैं उर्दू में इसलिए बात करता हूँ कि इस्लामाबाद में बैठे हुए अंधे, बहरे और गूंगे लोग सुन लें। उन्होंने कहा ना ही हम डरने वाले हैं और ना ही हम झुकने वाले हैं। ये ECL में नाम डालने से, नोटिस भेजने से हम डरते नहीं हैं। फिर बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुफ्तगू की, और कल वाली गुफ्तगू जो कि उन्होंने की, और कल जो ज़ाहिर बीबी शहीद की 11वीं बरसी थी उस पर जो तमाम तर इजलास हुआ, जो जलसा किया गया, उसमें जो गुफ्तगू की गई उस पर भी हम बात करेंगे। और आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का पहला इजलास हुआ है जिसकी सदारत की है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी शहबाज शरीफ ने। वहाँ पर क्या क्या कुछ हुआ उस हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन सबसे पहले GIT रिपोर्ट, उसके बाद ECL में नाम और पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल, क्या सियासी मंजरनामा बनने जा रहा है, कुछ दिनों में क्या होने क्या जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। स्टूडियो से हमें ज्वाइन करें नज़ीर लगारी साहब। लगारी साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए। सर लगारी साहब, बहुत बातें की जा रही हैं कि ये जो GIT रिपोर्ट है ये पनामा से बड़ा स्कैंडल साबित होगी, और इस पर हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया है वो खासा जारहाना हो गया है। जरदारी साहब जो मुफाहिमत के बादशाह कहलाए जाते हैं, लेकिन इस वक्त मुफाहिमत के कहीं से मूड में नज़र नहीं आ रहे, बहुत जारहाना रवैया है। क्या देख रहे हैं आप आगे होता हुआ? एक तो मुझे ये समझ में नहीं आती कि 72 ही फिगर क्यों रखा गया। 100 इसको 71 कर लेते, इसको 73 कर लेते, इसको 74-75 कर लेते, या 70-69 कर लेते। ये 72 वाला फिगर देकर फिर गड़ी खुदा बख्श, फिर करबला, फिर इस तरह के वाक़यात, तो ये एक बड़ा अहम है कि इन्होंने 100 बढ़ाकर 72 और शामिल कर लिया और लोगों के नाम दे दिए हैं। और ये काबीना के इजलास में हुआ है, और काबीना के इजलास में फ़ैसला हुआ है। तो अब काबीना भी तैयार रहे कि अपोजिशन भी अपना जवाब भी देगी, रद्द-ए-अमल भी देगी। और मेरे ख़्याल में ये इंतहाई नामुनासिब फ़ैसला है, इसलिए कि इन्हें सियासत को जिस पुरखार वादी में ले जाया जा रहा है, जहाँ पर सियासी अमल को ले जाया जा रहा है, सबसे पहले उस सियासी अमल के ख़राब होने का शिकार हुकूमत होगी, और बहुत जल्द हुकूमत जो है मुश्किलात का शिकार होगी। उसको अंदाज़ा नहीं है जिस तरह से वो लेकर आगे बढ़ रही है। हुकूमत को सियासी अमल को इस तरह से आगे ले जाने को इस तरह से नहीं ले जाना चाहिए था, और उसके अलावा अपोजिशन को इस तरह से जो टारगेट किया गया है वो भी टारगेट नहीं किया जाना चाहिए था। एक और चीज़ थी, वो आप उस पर ट्रस्ट भी कर सकते थे। मैं दो अमली नहीं है मेरी गुफ्तगू में कि एक पनामा का था, वो इंटरनेशनल सहाफ़ियों के एक बहुत बड़े जो है इदारे ने इन्वेस्टिगेट किया था, और उसके अंदर दुनिया भर के ममालिक के रिकॉर्ड्स आए थे, और उसमें हमारे लगारी साहब आप भी समझते हैं कि ये जो GIT रिपोर्ट है इसमें टारगेट किया जा रहा है पीपल्स पार्टी को? एब्सोल्युटली। ये कैसे बनी है, किस तरह से ये सूरत हाल हुई है। देखें, एक कहानी है, आज नहीं तो कल छपेगी, सारी सूरत हाल आएगी। किस तरह से एक एंकर ने प्रोग्राम किया, इस प्रोग्राम के दौरान किसने फ़ोन किया, किसने टेक्स्ट मैसेज किया कि भाई ज़रा सा ये बात भी जानी है। फिर उसने कहा कि मैं तो लाइव प्रोग्राम कर रहा हूँ। फिर उस जो है एंकर को कहा कि नहीं, वक्फा ले लो और वक्फे में मुझसे बात करो। फिर उस एंकर ने वक्फा लिया, फिर वक्फे में बात की गई, और बात करने में उसको क्या क्या और हिदायत दी गई, किस तरह से फिर कहा गया कि अगले रोज़ भी यही प्रोग्राम करना है, फिर अगले रोज़ भी यही। सारे का सारा मैनेज था, सारे का सारा मैनिपुलेटेड था, सारे का सारा। चलें, अभी तो GIT रिपोर्ट बनी है, जाहिर है अब ये ट्रायल होगा, अब ये तमाम तर केसेस चलेंगे। अच्छा, ये अगर ये फैसला हो जाता है, ये इल्ज़ामात है, अदालती फैसले नहीं है, ये किसी एहतियात जज का मैं उसी तरफ आ रही नहीं है। मैं बिल्कुल उस तरफ आ रही हूँ। लगाई साहब, अगर बाद में अदालत फैसला दे देती है कि जी करप्शन की है, ये अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, तो फिर तो टारगेट नहीं हुआ। मैं कह रहा हूँ कि विद ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कोई भी फैसला आता है,
एक फेयर ट्रायल के जरिए जो भी फैसला आता है सबको मानना चाहिए। आपके पास अगर इदारों का एहतराम नहीं करेंगे तो किसी चीज का एहतराम नहीं होगा। बिल्कुल इदारों का एहतराम हम पर वाजिब है और इदारों पर मुतय्यन और इदारों पर मुतमकिन शख्सियात को भी इदारों का, लेकिन इदारों पर भी तो उंगलियां उठाई जाती हैं ना कि ये फैसले सही नहीं हुए, इन फैसलों के पीछे भी इंतकाम की बू आ रही है। मैं कह रहा हूँ कि अगर एहतसाब का अमल इंतकाम का अमल बन जाए तो लोग उंगलियां उठाते हैं, लोग बात करते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग खामोश होकर बैठे रहेंगे और सरीहन जो एहतसाब होना चाहिए था वो सरीहन इंतकाम में बदल जाए तो लोग इसको भी देख रहे होते हैं। चलें ठीक है कि बिल्कुल इस तरह से लगारी साहब ने बात की कि जो एहतसाब का अमल है उसको इंतकाम का अमल नहीं बनना चाहिए, वरना लोग तो बातें करेंगे ही। एडवोकेट अजहर सिद्दीकी साहब भी हमें ज्वाइन करें। अजहर सिद्दीकी साहब ज़ाहिर माहिर कानून हैं, आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, आपकी कानूनी राय क्या है? लोग तो ये बातें कर रहे हैं कि JIT रिपोर्ट में जो तहलका खेज़ इंकशाफात किए गए हैं ये पानामा से बड़ा मामला बनने जा रहा है, बड़े 5 से 7 रेफरेंसेस दायर किए जाएंगे। आपकी माहिराना कानूनी राय क्या है इसमें? बहुत शुक्रिया जी। आई हैव गॉन थ्रू दी सिंथेटिक फाइनल रिपोर्ट। दे आर गोइंग टू बी 16 रेफरेंसेस, ये कुछ 4-5 नहीं है, 16 रेफरेंसेस की पॉसिबिलिटी है। और मैं थोड़ा सा क्लियर कर दूं, देखिए ये कोई ट्रायल नहीं है। जैसे आपको याद होगा कि पनामा की एक JIT बनी थी, उसके बाद नैब ने अपनी इंक्वायरी की थी, फिर इन्वेस्टिगेशन हुई थी। होगा ये कि ये JIT की बेस पे ऑब्जेक्शन दायर करने का कहा है, इस पे जवाबात आएंगे। उस जवाबात को देखने की रोशनी में सुप्रीम यानी JIT ने सजेशन दी है, हालांकि उसमें FIA भी था, SCCP भी शामिल था, स्टेट बैंक भी। अगर सर मुझे मौका दें, सॉरी टू इंटरप्ट यू, आपकी कानूनी राय को मैं मजीद आगे बढ़ाऊंगी, लेकिन उससे पहले जरा मैं शौकत बसरा साहब को ले लूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मैं ज्वाइन करें। बसरा साहब, अभी आपने देखा कि एक तरफ तो हुकूमत ECL में नाम शामिल करती है, दूसरी जानिब ये भी कहती है कि जी हम बनाएंगे सिंध में हुकूमत। कैसे बनाएंगे? आपके पास तो नंबर गेम भी पूरा नहीं है। फिर उसके बाद जब रद्द-ए-अमल सामने आता है, लगारी साहब का ये कहना है कि एहतसाब के नाम पर इंतकाम दिया जाएगा, तो फिर रद्द-ए-अमल तो ऐसे ही होगा। आप तो अपोजिशन को टारगेट कर रहे हैं, वाकई ऐसे ही है? लेकिन दो बातें एक तो अलग अलग है। तरीकाकार मौजूद है आइन के अंदर कि किस तरह हुकूमत तब्दील हो सकती है, किस तरह वहां पर ये अपना वज़ीर आला ला सकते हैं। उसके लिए आइन के अंदर तरीकाकार है अदम इत्मीनान का। अगर वो रिक्वायर्ड नंबर पूरा होगा कि वो तमाम लोग इनको सपोर्ट करें उस तरीके अदम इत्मीनान को, तो वहां पर हुकूमत बन जाएगी तहरीक इंसाफ की और इनके अलाइज की। अगर इनके पास मतलूबा नंबर पूरा नहीं होगा तो कोई और तरीका नहीं है, ना ही हम कोई गैर कानूनी गैर आईनी तरीका इख्तियार करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, अंडरस्टूड बात है, जिन लोगों के नाम अभी JIT में आए हैं, पहले भी जिन लोग के आए थे वो ECL पे चले गए हैं, और ECL पे जाना कोई बुरी बात है। और खुद उन्होंने कहा है कि हम किसी को फेस करेंगे, तो मेरा ख्याल ये कहता है कि वो ज्यादा एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। प्रेशर में है पीपल्स पार्टी की हुकूमत वहाँ पे। क्योंकि जो JIT की हुकूमत मेरी नजर में, मैंने 25 साल का अरसा तय गुजारा है पीपल्स पार्टी में। जब जरदारी साहब ना तो कोई इलेक्शन का मौसम है, ना कोई दूसरे हालात थे, 27 की चले बीबी की बरसी का तो प्रोग्राम हर दफा होता है, तो वो एक्सटर्नल मूवमेंट थी उनकी। और वो जिस तरह की बसर साहब, लोग तो ये भी कह रहे हैं कि बीबी की बरसी में जरदारी साहब ने तकरीर की वो बहुत मुख्तलिफ थी, लग रहा था कि उन्होंने बीबी की बरसी के हवाले से कोई बात नहीं की, उन्होंने सिर्फ। बिल्कुल, मैं आपको यही कह रहा हूँ, कि बहुत दबाव में है, क्योंकि ये जो JIT की रिपोर्ट है इसमें कोई ये नहीं है कि एक आदमी ने कोई रिपोर्ट दे दी है, वहाँ पर तमाम इदारों के लोग मौजूद हैं। और उसी JIT जिस तरह मियां नवाज शरीफ के खिलाफ बनी थी, JIT की बुनियाद पर आज जैसे मियां साहब को 7 साल कन्विक्शन हुई है, वो कोई सबूत पेश नहीं कर सके हैं। हाँ, इनको ये पौना मौका मिलेगा जब ये रेफरेंसेस कोर्ट में जाएंगे। मेरे कोई लीगल भाई अगर एक्सपर्ट बैठे हैं, मैं तो छोटा सा वकील हूँ। अब ये दोबारा जाएंगे, ये बाकायदा रेफरेंसेस दायर होंगे। रेफरेंस दायर होने के बाद इनको पूरा मौका मिलेगा कि इनके खिलाफ जो सबूत इकट्ठे किए गए हैं, अगर ये इनको निगेट कर देते हैं, अगर ये शहादत फराहम कर देते हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर JIT की रिपोर्ट के हवाले से जो वहां पर जाता है रेफरेंस, और वो साबित हो जाती है सारी की सारी चीजें, तो इनकी फेट भी वही होगी जो मियां नवाज शरीफ की है। बसर साहब, हुकूमत पर ये इल्जाम क्यों लगता है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है? ये आप लोग आके मीडिया पर बहुत ज्यादा बातें करते हैं, आके रद्दअमल पेश करते हैं, इसलिए? बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये मेरे ख्याल में गलत है। मुझे बताइए कि तहरीक इंसाफ जो हुकूमत की बात करते हैं, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है, वहाँ पर इस वक्त
इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म भी पेश हुए हैं, वहाँ उनकी बहन अलीमा खान पेश हो रही हैं, वज़ीर दिफा का केस वहाँ पे मौजूद, खान का केस मौजूद है। और अगर किसी के पास करप्शन के सबूत मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी कहती है ना कि इस पर तो कोई GIT नहीं बनती, GIT तो हम पर बन जाती है, लेकिन इन केसेस पर कोई GIT नहीं बनती। बस साहब प्लीज मुझे मौका दीजिएगा, मैं जरा पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ले लूँ, जरा आप भी सुन लीजिए ताकि आपको भी जवाब देने में आसानी होगी। अक़ुज़ा चट्टान साहब हमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ज्वाइन करें और अजीम चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन चट्टान साहब, सवाल मेरा आपसे ये है कि अभी आपने सुना बसरा साहब क्या कह रहे हैं। बसरा साहब ये कह रहे हैं कि भाई जो मामलात हैं वो तो GIT ने दिए हैं, अब ये ट्रायल चलेगा, अगर आप लोग ज़ाहिर अपने सबूत देने में कामयाब हो गए तो फिर आप लोग बाइज़्ज़त बरी हो जाएंगे, इसमें ऐसी कौन सी बात है? देखिए, हम इसको एहतिसाब नहीं समझते, हम उसको इंतहाम समझते हैं। कैसे? और अगर ये एहतिसाब होता तो इसमें कुछ जर्नल भी होते, इसमें कुछ जज भी होते, इसमें कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी होते। इसमें जो रवैया इख्तियार किया है शहबाज शरीफ के साथ, जरदारी साहब के साथ, बिलावल साहब के साथ, वही रवैया अलीमा खान के लिए भी होता, वही GIT जहांगीर तरीन के बेनाम अकाउंट्स के लिए भी बनता, वही BRT का जो शुरू किया था 25 अरब से शुरू किया था और 100 अरब तक पहुंच गया, इसके लिए भी GIT बनता कि 100 अरब 1 खरब तक कैसे ये मंसूबा पहुंच गया। ये जो 275 एकड़ जमीन जो लीज पे दिया है गैर कानूनी तौर पे, इस पे भी एक GIT बनता। तो इसमें कोई शक शुबा नहीं है और न दुनिया में कोई नहीं समझता है कि ये एहतिसाब हो रहा है। लेकिन चट्टान साहब बिल्कुल GIT बननी चाहिए, उस पर लेकिन GIT बनी है ये मनी लॉन्ड्रिंग वाले मामलात पर। आपको लगता है इसमें कोई सच्चाई नहीं है? अरबों रुपए जाली अकाउंट्स में गए, वहाँ से ज़मीनें खरीदी गई, वहाँ से बिल पे किए गए, इसमें आपको लगता है कोई सच्चाई नहीं है? ये इससे पहले भी हम पे इस तरह के बहुत सारे रेफरेंसेस बने, सैफुर रहमान के दौर में भी, फिर मुशर्रफ के दौर में भी, पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में भी। जो डॉक्टर आसिम पकड़ा गया तो कहा जाता था कि 462 अरब रुपए, 462 अरब रुपए ये खुर्द बुर्दुआ है। लेकिन अभी माहिर खान और अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं 16 रेफरेंसेस बनेंगे यहाँ पर। जितना मर्जी बना ले, पहले भी हम ट्रायल कोर्टों में अपने केसों के खिलाफ लड़े, अब भी लड़ रहे हैं, लेकिन असल जो इशू है टॉक शो इस पे नहीं होना चाहिए। हम पे तो केसेस बने, हम लड़ेंगे, मसला खत्म। असल टॉक शो इस पे होना चाहिए जो बिलावल साहब ने इस मुल्क के हकीकी मसाइल की तरफ जो इशारा किया है, जो एहसासी महरूमियाँ बढ़ रही हैं कबायली अवाम में, जो एहसासी महरूमियाँ बढ़ रही हैं पुख्तून कौम में, ये जो एक नारा लग जाता है, अब वो नारा अगर मैं कह भी दूं तो आप चला नहीं सकेंगे। जो इस नारे के पीछे तमाम पुख्तून इकट्ठे हो रहे हैं, जो बलूचिस्तान में जो लोग एहतजाज पे वहाँ पे प्रेस क्लब के सामने इनके जो लोग मिसेंगे, वो इनमें जो एहसासी महरूमी बढ़ रही है, जो डॉलर महंगा हो रहा है, जो ये जो मामलात है हुकूमत को उस पर भी तवज्जो देनी। तूफान आ रहा है। डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू द शो। हम बात कर रहे हैं GIT रिपोर्ट, ECL में नाम डालने और उसके बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रद्द-ए-अमल पर। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि जितनी भी फुर्तियाँ हैं नैब की वो सिर्फ अपोजिशन के लिए क्यों हैं? अगर इतनी हिम्मत है तो फिर बेनामी वज़ीर आज़म के खिलाफ तफ्तीश करके दिखाएं। अजीम चौधरी साहब भी हमारे साथ हैं। अजीम चौधरी साहब, आपको क्या लगता है वाकई यहाँ पर कोई सियासी इंतकाम है या फिर वही बातें हैं, वही हक़ाइक़ हैं, उसी की रोशनी में ये GIT बनी है और GIT ने सबूत पेश किए हैं? आपको क्या लगता है? 2015 में इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई थी इस बेनामी अकाउंट के बारे में, और मैं आपके नाज़रीन को ये बताता चलूँ कि FATF के जो मामलात पाकिस्तान के साथ चल रहे हैं उसमें सबसे बड़ा मसला मनी लॉन्ड्रिंग का था जी। और ये वहीं से पॉइंट आउट हुआ था, जिससे पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने और FIA वगैरह ने इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया था। और इसमें यकीनन बैंकिंग के जो चैनल्स थे उनको भी देखा गया था, और उसमें ये पता चला कि बहुत बाअसर लोग बहुत ही बारीक तरीके के साथ
ऐसी हेरा फेरी करते हैं कि एक बैंक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और 40-40 बैंकों में ट्रांजैक्शन करने के बाद वो पैसा मुल्क से बाहर ले जा रहे हैं जी। और ये पैसा हुंडी के ज़रिए भी जाता था, लॉन्चों के ज़रिए भी जाता था, हवाला के ज़रिए भी जाता था, और गैर ममालिक में जो पाकिस्तानी जायदादें ख़रीद रहे थे और कारोबार कर रहे थे वो भी FATF ने निशानदेही की थी। इसकी इन्वेस्टिगेशन जब पूरी हुई तो ये शक्ल हमारे सामने आई कि पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को फैसिलिटेट करने वाले और ख़ुद पीपल्स पार्टी वाले 172 लोगों के नाम हुकूमत पाकिस्तान को एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में रखने पड़े। ये कोई थोड़े नाम नहीं है जी। इतने नाम तो 10-20 सालों में आते हैं ECL पे, लेकिन ये एक ही केस में इतने लोग इन्वॉल्व हैं। आप देख लीजिए कि ये कितना ज़बरदस्त किस्म का इनका नेक्सस था और इनका ताल्लुक़ था, इनका रिश्ता था, और एक दूसरे के जराइम पे पर्दा डालते थे। अगर कोई एक शख्स ये जुर्म करता था और दूसरा उसको फैसिलिटेट करता था तो उसको भी कोई फ़ायदा होता होगा। ये 172 एक दूसरे को फ़ायदा देने के लिए और एक दूसरे के राजों पर पर्दा डालने के लिए ये सब काम करते रहे। इन्हीं पैसों से ज़मीनें खरीदी गईं, इन्हीं पैसों से मिलें खरीदी गईं, इन्हीं पैसों से अजीम चौधरी साहब, लेकिन पीपल्स पार्टी तो इस GIT को नहीं मानती। जरदारी साहब कहते हैं कि सीरियसली कौन लेता है इसको, संजीदगी से कौन लेता है इस GIT को, ये तो झूठ का परिंदा है। पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मानती। पीपल्स पार्टी तो इस मुल्क के मुंतखब प्राइम मिनिस्टर को भी नहीं मानती, जिसको वो ये कह रहे थे कि कदम बढ़ाओ हम तुम्हारे साथ हैं, और अभी तो इस प्राइम मिनिस्टर ने कदम भी नहीं बढ़ाया। अभी थोड़ी देर के बाद जो प्राइम मिनिस्टर तकरीर करेंगे वो तकरीर पीपल्स पार्टी वालों को सुननी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर आगे क्या करने वाले हैं और वो किन चीज़ों की निशानदेही करेंगे। और इस सारे मामले से JIT से या इस मुकदमे से वज़ीर आज़म का क्या ताल्लुक़ है? शुरू तो हुआ 2015 में और 31 तारीख को इन लोगों ने इसके जवाब देने हैं। ये वहाँ लिख के दे दें कि जी हम इसमें मुलविस नहीं हैं, ठीक है, तो इस्तगासा खुद ब खुद साबित कर देगा कि कौन कौन कैसे कैसे मुलविस है। इस वज़ीर आज़म का या इस हुकूमत का इस सारी बात से क्या ताल्लुक़ है? वैसे तो पीपल्स पार्टी जब कभी भी कोई जुर्म करती है तो वो यही कहती है कि अब हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई शुरू हो रही है। पीपल्स पार्टी माजी के तमाम मुकदमा टेक्निकल बुनियादों पर जीती हुई है। कोई मुकदमा वो मेरिट पर नहीं जीते हुए। जिन 11 साल की कैद की बात करते हैं। आपकी बात का जवाब लेते हैं। कायरा साहब हमें ज्वाइन करें। कमर ज़मान कायरा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। कायरा साहब, अजीम चौधरी की गुफ्तगू भी आपने सुनी और जो रद्द-ए-अमल आ रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर दबाव का शिकार नजर आती है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसीलिए जारहाना मूड में है। क्या कहेंगे आप? देखिए, दो बातें। पहली बात यह है कि जारहाना मूड में दबाव में है तो यकीनी तौर पे जब आपके खिलाफ एक तरफा सा एहतसाबी अमल हो, मुकदमात बन रहे हो, तो दबाव तो होता है। इसमें हम कहें कि जी हम तो परवाह नहीं है, ये बात तो नहीं है, हम भी इंसान है। तो पहली बात तो ये है। लेकिन पीपल्स पार्टी अपने आगाज से लेके आज तक हमेशा दबाव में रही है और हर दौर में हमारे खिलाफ जितना भी स्टेट ऑपरेशन रहा, जैसे भी रहा, अदालतों का, एजेंसीज का, बाकियों का, मुलायत का, सब ने अपने अपने तई हर दौर में अपना हिस्सा डाला उसमें। लेकिन उस दबाव का हम हमेशा शिकार रहे पर उसका सामना करते रहे। ये हमारी पॉलिसीज और हमारी बौखलाहट का शिकार हम नहीं होते। हाँ, जो बातें कही गई हैं, अब रही बात कि हमारी क़यादत क्या कह रही है, उसमें दो इश्यूज है। एक लहजा है जो शायद तल्ख होगा, लेकिन दूसरा उसके कंटेंट है। क्या कंटेंट में कोई ऐसी बात हमने कह दी है जो बड़ी गलत है, जो खिलाफ हकीकत है, जो नहीं कहनी चाहिए, या जो पीपल्स पार्टी के प्रिंसिपल पोजीशन से हटके है, वैसी बात हमने कही है। और तीसरी गुजारिश ये है कि मुकदमात मेरिट पे या टेक्निकल ग्राउंड पे, ये तो अदालतों के फैसले ही होते हैं जी। टेक्निकल ग्राउंड या फैक्चुअल ग्राउंड या फलाना, मैं अगर पूछ लूं कि कौन सा फैसला जो है वो टेक्निकल ग्राउंड पे फारिग हुआ तो शायद मेरे दोस्त नहीं बता सकेंगे। तो ये एक तरह का तासर देना कि जी मुकदमे, वो बहुत सारे मुकदमात, एक मैं भी ये पूछ सकता हूँ कि वो मुकदमात जो 11 साल बाद टेक्निकल ग्राउंड पे ही सही अगर फारिग हो गए तो किस बात की सजा मिली 11 साल, जब वो बाइज्जत बरी लेकिन कायरा साहब जब मलक एक मिनट जब मलक क़यूम की अदालत से फैसला दिया गया तो क्या वो भी टेक्निकल ग्राउंड पे फैसला था? ठीक है।
अच्छा कायरा साहब, JIT को आप लोग कहते हैं कि हम नहीं मानते, ये JIT झूठ का परिंदा है, लेकिन एक JIT जो कि नवाज शरीफ साहब के खिलाफ बनी थी, उस पर तो आप लोगों ने कह दिया था कि बस ये JIT है जो कि अब इनको जेल पहुंचा देगी, मुजरिम साबित हो गए नवाज शरीफ साहब। हमने ये बात आप रिकॉर्ड पे हैं, हमने मियाँ साहब को कहा था कि किसी JIT की जरूरत नहीं है, कमीशन बने और उस कमीशन के लिए TORs बनाए जाएं। तो पहले अगर आप जो हमारा स्टैंड रहा उसको पहले करेक्ट कीजिए, उसको पहले एनालिसिस कीजिए, फिर उस पर कमेंट कीजिए। सो गुजारिश ये है कि हमने पहले दिन कहा था कि मियाँ साहब, जो अदालत ने जब कमीशन बनाने का मियाँ साहब ने लिखा और अदालत ने लिखा कि ये टूथलेस कमीशन होगा मौजूदा लॉ के तहत, तो हमने कहा इस पर TOR बना देते हैं पार्लियामान में। मियाँ साहब ने हमारे साथ एक कमेटी बना के हमने TOR बनाए भी, लेकिन उस पर वो एग्री नहीं किए और इमरान खान साहब कोर्ट में चले गए, जमात इस्लामी कोर्ट में चले गई। मियाँ साहब ने अदालत के उस नुक्ता नजर को मान लिया कि ठीक है JIT बना दी जाए। जब मियाँ साहब ने मुख्तलिफ अपने स्टांसेस दिए तो उसके बाद हमने ये कहा कि अब आप इससे इनकार नहीं कर सकते क्योंकि आप पहले मान चुके हैं, आप पहले, और हम ये उस वक्त भी कहते रहे कि इस JIT के अंदर ISI और MI के नुमाइंदे नहीं होने चाहिए और ऐसे लोग नहीं होने चाहिए। और हमने बिल्कुल वाज़ेह तौर पे ऑन रिकॉर्ड हूँ, मैं पार्टी के स्पोक्समैन के तौर पे ऑन रिकॉर्ड हूँ कि मैंने कहा जब जो JIT रिपोर्ट आई और सुप्रीम कोर्ट में उस पर बहस हो रही थी, आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए, आपके पास लाइब्रेरी में बाकी चैनलों का होगा, हम ऑन रिकॉर्ड है कि हम कहते रहे कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो गुफ्तगू हो रही है, ये मीडिया के अंदर रिपोर्ट होती है, इससे जो मीडिया ट्रायल और जो परसेप्शन लॉस होता है, कल अगर वो केस में बरी हो जाएंगे तो नुकसान होता है, ये नहीं होना चाहिए। यही बात हम आज कह रहे हैं। अच्छा कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा 31 दिसंबर को? अगर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मुमकिन तौर पर गिरफ्तार हो जाती है तो फिर आप लोग का लाहे-अमल क्या होगा अगला? देखिए, गुजारिश ये है कि 31 को गिरफ्तारी होती है नहीं होती है, गिरफ्तारी किस बात की, अभी तो ये ट्रायल होगा केस का, और ट्रायल में देखेंगे क्या होता है। ट्रायल में हम अपना नुकसान, अभी तक तो JIT ने वन साइडेड एक स्टोरी दी है जो उनके ख्याल के मुताबिक, ठीक है, जो हमारे जवाबात हैं उनका तो जिक्र अभी तक नहीं है। और ये सुप्रीम कोर्ट जो है ये ट्रायल कोर्ट नहीं है, उसके अंदर हमने हमारे ऊपर एक एलिगेशन आ गया, उसका जवाब हमें देना है। और अगर आप मीडिया समझता है, अगर सुप्रीम कोर्ट समझती है, अगर हुकूमत समझती है कि JIT की रिपोर्ट मुकद्दम और हतमी है तो बिस्मिल्लाह फिर सजाएं दे, फिर तो ट्रायल ही कोई नहीं। हाँ, अगर ट्रायल होना है तो ट्रायल होने दीजिए, फिर देखते हैं हमारा मौक़िफ़ क्या आता है, किसने क्या किया, वो भी अपना जवाब तो दे ले। लेकिन ये जो हैमरिंग है कि जी बस ऐसे लग रहा है जैसे वो तो सारे गुनाह प्रूव हो गए, अगर बाबा प्रूव हो गए तो फिर उसको सजाएं दे दे, फिर क्या मसला हुआ, खत्म होगी बात। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कमर ज़बान कायरा साहब का कहना है कि अभी तो ट्रायल शुरू नहीं हुआ तो फिर फैसले किस चीज़ के दिए जा रहे हैं। लेकिन अभी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की भी गुफ्तगू सामने आई है, वो ये कहते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ मुल्की तारीख का सबसे बड़ा ऑपरेशन करने जा रहे हैं। वो कहते हैं कि सिंध से कल से चीखों की आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। स्टेट डिपार्टमेंट के मुताबिक पाकिस्तान से सालाना 10 अरब डॉलर की मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। ये सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा है। जी लगारी साहब, अभी इमरान खान साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, कायरा साहब की भी गुफ्तगू आपने सुनी, क्या कहेंगे? इमरान खान की इस गुफ्तगू का हवाला दे रहे थे शाह महमूद कुरैशी साहब जी, कि जब आप बैरून मुल्क जाकर पाकिस्तान का ये परसेप्शन बनाते हैं कि जी हमारे मुल्क के अंदर तो डाके पड़ रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर चोरियाँ हो रही हैं, हमारे मुल्क के अंदर दहशत गर्दी है, तो फिर फॉरेन इन्वेस्टर भी आपके पास चल कर नहीं आता है। वो नहीं कहता है कि जनाब आए मैं आपके पास पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ। जो चीज़ें आप कोर्ट में पेश करते हैं, क्या वो इल्ज़ामात ही फैसले होते हैं, या जो चीज़ पेश किया गया है रिकॉर्ड, अभी दूसरे फरीक का जवाब नहीं आया है, उससे पहले हमने फैसला आ गया, मर गया, पड़ गया, बस पलट गए, ये हो गया, वो हो गया, ये सारा शोर मचाते हैं। और मीडिया इसमें अवलियत होती है उसकी कि जनाब ऐसा माहौल बना दो कि बस जनाब लुट गया, हर चीज़ ख़त्म हो गई है, बस अब कहानी ख़त्म है, ये आ गया है कागज़, बस यही कागज़ सफिशेंट है, बस इस कागज़ के बाद किसी कागज़ की ज़रूरत नहीं है, चढ़ाओ फांसी पर और चढ़ा दो फांसी पर। ये होता है। ये माहौल लेकर खुद अगर वज़ीर-ए-आज़म इस बयानिए के साथ चीन में जाकर तकरीर करेंगे कि मेरे मुल्क में ये होता है और किसी और मुल्क में, आप अपने मुल्क के अपने घर में बैठकर सुधारें, आप फॉरेन इन्वेस्टर से बात कर रहे हैं और उसके साथ ये कह रहे हैं कि हमें इन्वेस्टमेंट दो, और साथ ये कह रहे हो कि हमारे मुल्क के मामला ठीक करना भी तो जरूरी है ना। अगर मामला ठीक है तो मामला ठीक करें ना। गला फाड़ने को किसने कहा है? चीखने चिल्लाने को किसने कहा है? वो तो कह रहे हैं चीखों की आवाज़ें सिंध से आ रही हैं। मैं कह रहा हूँ कि चीखने चिल्लाने की आवाज़ें अगर सिंध से आ रही हैं तो कल दोनों तकरीरें दोबारा चलाई जाएं और दिखाया जाए कि कौन सी चीखों की आवाज़ें हैं।
मैं कह रहा हूँ ये चीज़ें समझने की हैं। पाकिस्तान की स्टेट को, पाकिस्तान के स्टेट के इंस्ट्रूमेंट्स को, पाकिस्तान की स्टेट के अशराफिया को, पाकिस्तान की स्टेट की इस्टेब्लिशमेंट को, पाकिस्तान की स्टेट की अदलिया को, पाकिस्तान की स्टेट के तमाम इदारों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि पिछले 70 साल के खिलवाड़ को कब तक दोबारा बार बार खेलते रहेंगे। ये खिलवाड़ कब तक चलेगा? मैं गिनाऊंगा आपको। आपने पहले वजीर आजम को कत्ल किया, आपने दूसरे वजीर आजम को नाहल कहा, ख्वाजा नाज़मुद्दीन को, तीसरे बोगरा को, आप एयरपोर्ट से लेकर ऐवान सदर तक, ऐवान गवर्नर जनरल हाउस तक जूते मारते हुए आए। आपने चौथे वजीर आजम मोहम्मद अली को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। आपने पांचवें वजीर आजम को यह कहा कि जनाब ये गद्दार है, और हुसैन शहीद सोहरावर्दी को लबनान तक उसका पीछा किया। उसके बाद आप एक और वजीर आजम लाते हैं, आईएच चुंदरीगढ़, 3 महीने के बाद निकाल देते हैं। आप एक और वजीर आजम होते हैं, फिरोज खान उस पर मार्शल लगता है, एक और वजीर आजम होते हैं, भुट्टो उनको फांसी पर चढ़ाते। कब तक ये सिलसिला चलाते रहेंगे? कब तक ये सिलसिला चलाते रहेंगे? जी अजीम चौधरी साहब क्या कहेंगे? मुझे महसूस हो रहा है कि मेरे सीनियर लगारी साहब किसी सियासी जलसे से तकरीर कर रहे हैं। एक सहाफ़ती इक़्तिदार के मालिक शख्स से इस तरह की गुफ्तगू मैंने सीखी नहीं थी, सुनी नहीं थी। आज पहली दफ़ा इत्तफाक हुआ 38 बरस पे। मैंने नज़ीर लगारी ऐसे नहीं देखे हुए। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि मैं और आप फरीक नहीं हैं, न रियासत में न रियासती अमूर में। हम पाकिस्तान के शहरी हैं और रियासत का जो अमूर है वो वही लोग जान सकते हैं जो रियासत के अमूर का हिस्सा रहे हों। बिल्कुल। वो लोग जो कॉरिडोर ऑफ पावर में नहीं रहे, उसके करीब से गुजर कर गए हैं, वो ये क्लेम नहीं कर सकते कि हम कॉरिडोर ऑफ पावर का हिस्सा हैं। मैं एक एक मुकदमे के हवाले से ये बता सकता हूँ कि किस किस टेक्निकल ग्राउंड पे कायरा साहब की क़यादत उन मुकदमात में से रिहा हुई। 5 साल जो सदारत के थे वो लिए ही इसलिए गए थे कि वो मुकदमात जो सबसे ज़्यादा संगीन हैं वो लैप्स कर जाएं, चूँकि स्विट्ज़रलैंड में उनकी एक मुद्दत थी और वो मुद्दत लैप्स कर गई। हमने ख़त नहीं लिखा, वज़ीर आज़म की कुर्बानी दे दी। जो पहले वज़ीर आज़म थे मेरी पैदाइश से पहले और जिनको बहुत छोटे होते हुए नज़ीर लगारी साहब ने देखा, वो मेरे और आपके और लगारी साहब के बस से बाहर है। आज की जो सूरत हाल है उसमें हमने कोई चीज़ नहीं करके दी। हमें तो पूरी दुनिया, जिस चीन का लगारी साहब जिक्र कर रहे हैं, उस चीन ने भी FATF में हमारा साथ नहीं दिया और उन्होंने कहा ये सबूत हैं, इन सबूतों की बुनियाद पर आप अपने घर के मामलात को ठीक करें। अगर वहाँ ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, और हम जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, हम जानते हैं हवाले का काम हो रहा है, हम जानते हैं हुंडी का काम हो रहा है, हम जानते हैं गैर कानूनी तरीके से पैसे मुख्तलिफ लोगों के हाथों बाहर भेजे जाते हैं, हम जानते हैं बाज़ लोगों के जहाज़ों में ये पैसे जाते रहे हैं। लगारी साहब मैं भी ये कहूँगी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो हुआ है। इल्ज़ामात की बात नहीं है यहाँ पर, हम तो ज़ाहिर एक न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं कि अगर कहीं ना नाम आया है तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अगर आप मुझसे कह रही हैं तो मुझे एक एक चीज़ का जवाब देने का पूरा कर लूं, अगर आप मुझे इजाज़त दें। मैं महज एक तज्ज़ियाकार के मुझे फिक्रा पूरा कर लेने दीजिए लगारी साहब। जी अजीम चौधरी साहब जल्दी से, सर मुझे फिर क्लोजिंग भी करनी है। जी अजीम चौधरी साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी तो इस मुकदमे की इब्तिदा भी पूरी तरह नहीं हुई। सही। 31 तारीख को जवाब आएंगे और उसके बाद ये मामला आगे चलेगा। 31 तारीख तक हमें कोई हतमी राय देनी नहीं चाहिए, उसके बाद भी नहीं देनी चाहिए तावक्त के ट्रायल कोर्ट में जब तक ट्रायल मुकम्मल ना हो जाए। किसी को भी किसी भी वजह से नेगेटिव या पॉजिटिव हतमी राय नहीं देनी चाहिए। मैं यही कहता हूं कि अगर सब जुडिस इश्यूज को हम बैठकर बहस करेंगे तो बहस तवील होगी। ठीक है। मैं ये कहता हूं कि सियासी अशराफिया का हमेशा से जनाब कायद मिलत लियाकत अली खान से लेकर आज तक मुंह काला किया जाता रहा है और उन्हें कहा गया है कि ये जो अवाम के मुंतखब नुमाइंदे होते हैं वो नाअहल होते हैं और बेकार होते हैं और उनको काम करने नहीं दिया जाता। इसलिए इस तरीके की बात पर हमें ज़्यादा बहस। ये बहुत बहुत शुक्रिया नज़ीर लगारी साहब आपका भी और अजीम चौधरी साहब आपका भी। इसी नोट के साथ प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।